घुमा दो इधर, इधर इधर, यहाँ तक हवा लगना चाहिए। ठीक है, लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपके सामने, वो देखिए ना। कहिए दोस्तों, क्या हालचाल है? ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गड़बड़ है तो आपको कोई देखने वाला नहीं है कि ना है? तो ठीक रहिए, और ठीक रहना ही विद्यार्थियों का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जमाना आपसे है, इसलिए आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। जब आप ठीक रहिएगा तभी आप पढ़ पाइएगा। एक व्यक्ति जो ठीक नहीं है, क्या वो ठीक से पढ़ पाएगा? चलिए, मूड खराब क्यों है? आज सही बात है, सुबह से ही बहुत बेचैन है हम। और सुबह का मेरा सारा बैच बर्बाद हो गया। फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाले। अब आपको जो बता रहे, इसमें मजाक 1% भी नहीं, 100% सही बात है। ठीक है ना? जानकार सब सलाह देने लगा कि मानसिक रोग विशेषज्ञ से आप मिल लीजिए एक बार। आज जितना आदमी को मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलवाए हम, तो उस डॉक्टर का बड़ा तरीका है, पहले ऐसी दवाई देगा खाली आपको नींद आएगा, उसके बाद 10 दिन सोल रहिएगा दवाई खा के, और फिर 10 दिन के बाद 11वां दिन डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक ठाक है ना? तब 10 दिन से तो आप मस्ती से सोए हैं, तो सोए हैं तो ठीक है। 11वां दिन रोगी बोलता है एकदम ठीक है सर, फुल नींद आता है। तो यही तो कलयुग का सबसे बड़ा प्रसाद है कि आपको नींद आता है कि ना है? खैर, आते हैं दोस्तों, मूड ठीक हो गया हल्का फुल्का। पहला प्रश्न, एक ऐसा बाजार, और यहाँ बाजार का जिक्र हो रहा है। हम कई बार इस बात का जिक्र किए हैं कि बाजार का मतलब बाजार नहीं होता है। अर्थशास्त्र में बाजार का कॉन्सेप्ट अलग है। हम दैनिक जीवनों में जो बाजार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका अर्थ होता है किसी स्थान विशेष पर ढेर सारा दुकान होगा, जहां झोला लेके जाएंगे, सामान खरीद कर आएंगे। लेकिन जब अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का जिक्र होता है, तो उसका अर्थ बहुत ही व्यापक हो जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष को नहीं, बल्कि हर उस स्थान को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता मौजूद है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, बाजार किसी स्थान विशेष को नहीं कहते हैं, बल्कि हर उस स्थान को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता मौजूद है। यानी बाजार का अर्थ अर्थशास्त्र में है कि क्रेता और विक्रेता होनी चाहिए। अगर वो सड़क पर है तो अर्थशास्त्र सड़क को ही क्या मानेगा? बाजार मानेगा। और जरूरी नहीं है कि क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के भौतिक संपर्क में हो।
मान लीजिए कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर आप सामान खरीद रहे हैं, तो अर्थशास्त्र फ्लिपकार्ट को ही क्या मानेगा? बाजार मानेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन क्रेता जुड़ा हुआ है, विक्रेता ऑनलाइन सामान बेच रहा है, वो भी बाजार है। तो एक बार पुनः सुनिए कि अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष को नहीं कहते हैं, बल्कि हर उस स्थान को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता मौजूद है। अब कहिएगा कि बाजार है तो सामान भी मौजूद होना चाहिए, तो विक्रेता मौजूद है तो निश्चित तौर पर वो सामान लेकर ही मौजूद है। और यह भी जरूरी नहीं है क्रेता विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में हो, फोन लाइन से जुड़ा है, ईमेल से जुड़ा है, किसी अन्य माध्यम से जुड़ा है, तो भी वो बाजार ही कहलाएगा। क्रेता और विक्रेता है तो वो बाजार कहलाएगा। और दूसरी बात यह कि अर्थशास्त्र में हर वस्तु का अलग अलग बाजार होता है। अनाज का बाजार अलग है, फल का बाजार अलग है, सब्जी का बाजार अलग है, कपड़ा का बाजार अलग है, हर वस्तु का अलग अलग बाजार होता है। अर्थशास्त्र में जब हम बाजार का जिक्र करते हैं तो साबुन का बाजार, शैम्पू का बाजार, परफ्यूम का बाजार, कपड़ा का बाजार, ज्वेलरी का बाजार, हर वस्तु का बाजार अलग अलग होता है। और तीसरी बात कि अर्थशास्त्र में बाजार 3 प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार 3 प्रकार के होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। तो 3 बात क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष को नहीं, बल्कि हर उस स्थान को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता मौजूद है। और क्रेता और विक्रेता का भौतिक रूप से भी संपर्क में होना जरूरी नहीं है, किसी भी माध्यम से जुड़ा है तो वो बाजार है। दूसरी बात, अर्थशास्त्र में हर वस्तु का बाजार अलग अलग होता है, एक बाजार में एक से अधिक वस्तु बिका नहीं करते। तीसरा, अर्थशास्त्र में बाजार को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। 3 बात समझ गए हैं? क्वेश्चन इजी था इसीलिए इतनी बात बता दी। आइए दोस्तों, एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति, जैसे बॉन्ड एक प्रकार का प्रतिभूति है, शेयर एक प्रकार का प्रतिभूति है, नोट और सिक्के को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था में जो कागजी नोट और सिक्के चला करते हैं उसे क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए 2000 के नोट करेंसी नहीं है, 500 का नोट करेंसी है। क्यों? तो 2000 का नोट अब लीगल है, जबकि 500 का नोट। तो अर्थशास्त्र में जो कागजी नोट और धातु के सिक्के लीगल तरीके से चलते हैं उसे ही बोलचाल की भाषा में या अर्थशास्त्र की भाषा में करेंसी कहा जाता है। आपसे पूछेगा क्या सोना का सिक्का करेंसी है? नहीं है, क्योंकि वो लीगल तरीके से चलता नहीं है। तो एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति तत्कालीन तुरंत सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? स्पॉट मार्केट कहते हैं। क्या स्पॉट मार्केट कहते हैं? क्या कहते हैं? और यहां पर तत्कालीन सुपुर्दगी के जगह अगर दे देता क्या भविष्य, तब उसका आंसर क्या हो जाता? वायदा बाजार। एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति तत्कालीन सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। स्पॉट मार्केट कहते हैं एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति भविष्य में सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है तो उसे वायदा बाजार। मान लीजिए पेप्सिको कंपनी, चिप्स बनाने वाली कंपनी पेप्सिको कंपनी आलू के किसानों से सौदा किया कि अभी तो आप आलू बो रहे हैं, लेकिन 4 महीना बाद जब आप आलू उखाड़िएगा तो 25 रुपए किलो हम आपका आलू खरीदेंगे। पेप्सिको कंपनी और आलू के किसान पर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पर पेप्सिको कंपनी विक्रेता है और आलू का किसान विक्रेता और पेप्सिको कंपनी
तो बाजार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बाजार को क्या कहिएगा? क्योंकि सुपुर्दगी होगा भविष्य में। तो भविष्य में सुपुर्दगी के साथ क्रेता विक्रेता व्यवहार कर रहा, तो ऐसे बाजार को वायदा बाजार कहते हैं। और तुरंत सुपुर्दगी के साथ बेचा जा रहा है तो स्पॉट मार्केट कहते हैं। अब आप कहिएगा बाजार तो तीन प्रकार का होता है, तो लीगल तरीके से तीन प्रकार का होता है, लेकिन बाजार के कई स्वरूप है। जैसे शेयर में भी क्या लगा हुआ है? बाजार, शेयर बाजार, लेकिन वो वास्तविक बाजार नहीं है, बाजार के अंग हैं। बाजार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? वायदा बाजार किसे कहते हैं, स्पॉट मार्केट किसे कहते हैं, समझ गए ना? अब ध्यान दीजिएगा, वायदा बाजार कोई वास्तविक बाजार नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का नाम है। वायदा बाजार या स्पॉट बाजार कोई वास्तविक बाजार, एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे पेप्सिको कंपनी आलू किसान के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस प्रक्रिया को आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? वायदा बाजार कहिएगा। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य एंजिल के उपभोग नियम को सही तरीके से स्पष्ट करता है? एंजिल जर्मनी के बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, है नहीं थे? एंजिल जर्मनी के जाने माने अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने जर्मनी के लोगों पर आय बढ़ने के साथ साथ उसके खर्च करने के तौर तरीके में क्या बदलाव आता है, इस पर गहरी अध्ययन किए। जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल ने जर्मनी के उपभोक्ताओं पर लंबे समय तक रिसर्च किया, और रिसर्च का मुख्य बिंदु यह था कि जब लोगों के आय बढ़ते हैं तो खर्च के कौन कौन हिस्से बढ़ते हैं, ये बात उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। तो उन्होंने रिसर्च के दौरान पता लगाया कि आय वृद्धि के साथ साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। बिल्कुल सही है। जबकि मकान और कपड़ा कांस्टेंट बना रहता है, मकान और कपड़ा पर होने वाला व्यय का अनुपात क्या बना रहता है? स्थिर नहीं, स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर होने वाला व्यय के अनुपात में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी पूछेगा एंजिल के उपभोग का कितने नियम है? प्रश्न घुमाकर इस तरह से भी पूछ सकता कि एंजिल के उपभोग के कितने नियम है? 3 नियम है। अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आएगी। मकान और वस्त्र पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर होने वाला व्यय क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, एंजल का यह नियम जो है पश्चिमी देशों के लिए है, भारतीय लोगों पर उनका यह रिसर्च नहीं था। समझे कि नहीं समझे? अब एंजिल के नियम को भारतीय समाज के दृष्टिकोण से देखेगा तो थोड़ा आपको अंतर नजर आएगा। अब कहिएगा इनकम बढ़ा है, भोजन पर कमी हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? आदमी तो कमाता है खोने के लिए। दोस्तों, ये हम लोग हैं, ये जर्मनी के लोग हैं, इनमें से सभी, इनमें से। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच के संबंधों का रेखांकन किसने किया है? इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति के आय बढ़ने के साथ साथ उनके द्वारा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच के संबंधों का पता किसने लगाया है? दूसरा यह प्रश्न पूछ सकता है एंजिल के उपभोग के कितने नियम हैं? समझ गए ना? बहुत को लग रहा है नींद आ रहा है। जिनको नींद आ रहा है वो अगल बगल देख लीजिए, सब लोग जगे हुए हैं। 3 नंबर है। जनरल कंपटीशन में तो यही खेल है, 1 नंबर, बस 1 नंबर। बिल्कुल
अंत में रिजल्ट कितने नंबर से रुकता है? 1 नंबर से रुकता है। और वो 1 नंबर से नहीं रुके, इसी का व्यवस्था हम इस टेस्ट के माध्यम से करते हैं। आप जो लंबे समय तक जुड़े हैं, आप ये जानते हो कि आलतू फालतू बेफालतू सब नहीं लाते हम। सारा क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन ये होता है कि कभी समय कभार में रिपीट करना पड़ता है क्वेश्चन को, लेकिन आपको आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ये नहीं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है क्या। 3 नंबर, हम आपको ऐसे क्वेश्चन से परिचित करवाते हैं जो लगभग आपको पढ़ते पढ़ते कोनों में रखा हुआ रह जाता है, छूट जाता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऐसे निजी एयरपोर्ट है जो सार्वजनिक सहभागिता के साथ बनाए जाते हैं। ऐसे एयरपोर्ट जिसका विकास सार्वजनिक सहभागिता के साथ होता, उसे क्या कहते हैं? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कब बना था? कहाँ बना था? सॉरी, हैदराबाद में बना था। ठीक है। ऐसे निजी एयरपोर्ट, ऐसे प्राइवेट एयरपोर्ट जिसमें सार्वजनिक सहभागिता भी है, तब उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ। नेक्स्ट, अल्प वजन शिशु। अल्प वजन शिशु मतलब कुपोषित शिशु। अल्प वजन शिशु का पर्यायवाची होगा कुपोषित शिशु। कुपोषित शिशु और कुपोषित शिशु या अल्प वजन शिशु उसे कहते हैं जिसका वजन 2500 ग्राम से कम हो। ठीक है। जन्म लेने वाले बच्चे अगर पूर्ण तरह से स्वस्थ है तो उसका वजन 2500 ग्राम होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वजन उससे कम है तो बच्चा अल्प वजन शिशु है और उस शिशु को कुपोषित शिशु भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ये तो डाटा वाला प्रश्न है, रट लीजिए दोस्तों। ठीक है। अढ़ैया से कम, समझे कि नहीं समझे? बहुत लोग नहीं समझा, समझ गए? ठीक है। 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो। 2.5 किलो को मुसल्लपुराट में अढ़ैया कहा जाते हैं जी। एकदम 100 रुपये अढ़ैया, 200 रुपया पसेरी। तो याद रखिएगा, अढ़ैया से कम मतलब अल्प। 5 नंबर। 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा है? तो 6 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्र। लेकिन अब यह बंटवारा खत्म हो चुका है। दोस्तों, आपको पता है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय आय का मापन करने वाला संस्था सीएसओ और देश भर से नेशनल आय से संबंधित आंकड़े जुटाने वाली संस्था एनएसएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रतिदर्श संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों संगठन को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया और बना दिया क्या? एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये कब बनाया गया? ध्यान दीजिए, पहले भारत का राष्ट्रीय आय मापने का कार्य कौन करता था? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय, जो भी आप कह लीजिए। और राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आंकड़ों की जरूरत पड़ती है कि देश में कितना प्रोडक्शन हुआ,
तो सीएसओ राष्ट्रीय आय को निकाले, इसके लिए देश भर से आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य कौन सी संस्था करती थी? एनएसएसओ करती थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती थी। ये आंकड़े इकट्ठा करती थी और ये उन आंकड़ों का विश्लेषण करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता था। और दोनों ही संस्था स्वतंत्र संगठन था, ये भी स्वतंत्र संगठन, ये भी स्वतंत्र संगठन। तो सरकार ने कहा कि दोनों का काम एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन दोनों स्वतंत्र होकर कार्य करती है, इसलिए कार्यों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। कभी कभी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी कर दिया तो इस संगठन कहता था कि अनुमान गलती है, तो फिर यह कहता कि तुम्हारा आंकड़ा गलती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता था। हाँ, हालांकि अब तो 2014 के बीच सशक्त सरकार बन गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया था। लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट था, दोनों संस्था एक दूसरे पर आरोप लगाती थी। ये आंकड़े इकट्ठा करके लाती थी, ये कहती थी कि तुम्हारा आंकड़ा हमको गड़बड़ लग रहा है। अब फिर ये राष्ट्रीय आय का अनुमान पेश करती थी, ये संगठन कहता तुम्हारा अनुमान हमको गड़बड़ लग रहा है। तो सरकार ने सोचा 2019 में, वैसे 2014 में सोच लिया गया था, ठीक है, कि इसको मिला देते हैं, और मिला करके बना गया क्या? एनएसओ। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता, तो ये नहीं, क्या बोलिएगा? एनएसओ। 2019 से भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन कर रहा है? एनएसओ कर रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जब बना तो उन्होंने अर्थव्यवस्था का जो विभाजन 6 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्र में था, इस विभाजन को खत्म कर दिया। और इस संगठन ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पूरे अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा है? 12 क्षेत्रों में बांटा है। कितने क्षेत्रों में? 12 क्षेत्रों में बांटा है। तो अब आप ये याद रखिए दोस्तों, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत लोग कह रहे क्वेश्चन बैंक आज होगा, बताइएगा। अरे क्वेश्चन बैंक के लिए क्या टेंशन? क्वेश्चन बैंक में तो किताब भर भर के लिख दिया गया है। क्या आजकल क्वेश्चन बैंक निकालने वाला सा अलगे नौटंकी खेल रहा है ना? अब पाचन तंत्र का क्वेश्चन है तो लूसेंट का पूरा पाचने तंत्र रख दिया है, ठीक है। अब ये कोई तरीका है? बताइए। एकदम मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक लेकर आता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है विद्यार्थी, एकदम मोटका देख करके। क्या? अरे क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन के स्वरूप और प्रकृति को देखने के लिए। क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक क्वेश्चन बैंक के बता देगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बताइए। इसलिए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक के नाम पर जो मार्केटिंग खड़ा किया जा रहा है, उस मार्केटिंग का हिस्सा मत बनिए, ठीक है। अब बहुत लोग गाली देगा कि गड़बड़ बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम सही बोल रहे, यही है। अब मान लीजिए पाचन तंत्र का क्वेश्चन है, नहीं आजकल देखिए जितना भी आ रहा है, खुद मेरा भी जो आ रहा है उसके बारे में हम अपना आपको बाहर नहीं करें, ठीक है। अब मार्केट है तो कुछ मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उस मार्केट का हिस्सा बने, ये जरूरी तो नहीं है। अभी देखिए क्वेश्चन बैंक जो आ रहा है, पाचन तंत्र का क्वेश्चन रहेगा, मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो वहां पर लिखा लगा मानव के मुंह में 32 दांत होते हैं। और उसके बाद जो है कुत्ता में इतने दांत, सुअर में इतने दांत, इतने दांत, ठीक है। और जब आप किसी भी बोर्ड का सिलेबस पढ़िएगा, किसी में कुत्ता सिलेबस में नहीं है। अब देखिए किसी बोर्ड के सिलेबस में मानव शरीर के अलावे कोई और जानवर है? आप 6 से लेकर 12 तक पढ़िए, हर किताब में मानव शरीर को बताया गया है कि नहीं?
कि कुत्ता के बारे में बताया गया है, लेकिन वहां क्वेश्चन में देगा कुत्ता में इतना दर्द, हाथी में इतना दर्द, ये उसमें उतना दर्द, ये अब विद्यार्थी उसको रटने में पगला रहा है। ठीक है, अब परीक्षा में आ जाता है कि मानव के 32 दांत में कौन दांत 8 होते हैं, कौन दांत 8 होते हैं। ठीक है, तो अब आपका देखिए दो क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ करता है। सीएसओ भरिएगा, गलती हो जाएगा। और अगर पूछ देगा एनएसओ ने पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान कब पेश किया, या कब से एनएसओ देश का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा रहा है, पहली बार कब किया? और एनएसओ ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछला वर्गीकरण 6 क्षेत्र उप क्षेत्र को परित्याग करके नया वर्गीकरण पेश किया। और इस वर्गीकरण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में? 12 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थात उप क्षेत्रों का वर्गीकरण को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। आगे आइए 6 नंबर। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, और ब्रैकेट में दिया हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक परीक्षा में यह पूछा गया है, हालांकि वो परीक्षा बिहार बोर्ड का परीक्षा था, 10th क्लास में ये आया हुआ प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? अब पूंजीवादी में, अब मिश्रित में दोनों का, मिश्रित में दोनों का। क्लियर हो गया? और समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, और यह व्यक्ति के स्वतंत्रताओं का बाधक बन जाता है। ठीक है ना? जब सब कुछ सरकार नियंत्रित करेगा तो इससे नागरिकों के हितों पर अंकुश लगेगा कि नहीं लगेगा? भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। ये बात आप जानते हैं। और जब हम देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी बना देंगे तो पूरा कंट्रोल किसका होगा? अर्थात मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिली है वो स्वतंत्रता खत्म होगी कि नहीं होगी? और यही कारण है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मृत प्राय हो चुकी है। विश्व में कहीं पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई स्वरूप अब देखने को मिलता नहीं है। पूरे विश्व में जो विकसित देश हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वाहक बने हुए हैं, जो विकासशील देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के वाहक बने हुए हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था मानव कल्याण को सर्वोपरि मानता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था लोगों के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देता है, अर्थात मौलिक अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है। इसलिए यह अर्थव्यवस्था लंबे समय तक चली नहीं। पूरे विश्व से इस अर्थव्यवस्था को तिलांजलि दे दिया गया है। और इस अर्थव्यवस्था के जनक थे कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके विचारों से उत्पन्न हुआ? समाजवादी विचारधारा किसके विचारों से उत्पन्न हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था में हर तरह के व्यवसाय पर कौन नियंत्रित करता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का कार्य करता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। क्या किसी भी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान में है? नहीं है, समाप्त हो गया। और समाप्त होने का क्या कारण है? तो यही कारण है, स्वतंत्रता पर अंकुश।
स्वतंत्रता पर अंकुश। क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन, लगभग हर बोर्ड परीक्षा का बोर्ड इस प्रश्न को पूछ चुका है। निम्न में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? महबूब उल हक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने में किस अर्थशास्त्री का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? महबूब उल हक पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री थे। ये पाकिस्तान सरकार के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। यानी कि भारत में जो क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, वहीं उसी के समानांतर पाकिस्तान के कौन थे दोस्तों? महबूब उल हक। इन्होंने ही मानव विकास के बारे में सबसे पहले सोचा, और ये कॉन्सेप्ट किसको दिया? यूएनडीपी को। अब कहिएगा पाकिस्तान सरकार में वित्त सचिव थे, तो पहला तो ये अपना विचार पाकिस्तान सरकार को दे कि पाकिस्तान कुछ नया करता। तो आपको लगता है ये सब विचार पाकिस्तान सुनता? नहीं, बेचारा वित्त सचिव से इस्तीफा देकर चले गए कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने। वहीं पर मानव विकास सूचकांक का उद्भव हुआ। और मानव विकास सूचकांक का उद्भव होने के बाद ही विकास का अंतिम परिणाम क्या होगा, ये क्लियर हो पाया। आज आप जानते हैं हर देश का मेन लक्ष्य क्या है? विकास करना। विकास करना लक्ष्य है ना। लेकिन हम विकास किसके लिए करें? विकास किसके लिए करें? निश्चित कोई भी देश विकास करेगा नागरिकों के लिए करेगा। और अगर आपके विकासात्मक कार्यों से नागरिकों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो क्या वो विकास फर्जी नहीं कहा जा सकता है? बताइए। तो यही बात सबसे पहले कौन बताया कि हर देश जो ये अरबों खरबों का बजट बनाकर विकास कर रहा है, इस विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कैसे मापा जाए? तो इसको मानव विकास सूचकांक से मापा जाए। और मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए कुल 3 आयामों का इस्तेमाल होता है। कितने आयामों का? 3 आयामों का, 3 डायमेंशन का इस्तेमाल होता है। पहला है दोस्तों शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है जीवन स्तर। तीसरा जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, जिसमें 0 सबसे खराब, 0 सबसे खराब, 1 सबसे बेहतर होता, 1 सबसे बेहतर होता दोस्तों। क्लियर? तो यहां पर कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? मानव विकास सूचकांक का कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा योगदान किस अर्थशास्त्री का है? मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में किस संस्था ने जारी किया? मानव विकास सूचकांक को बनाने में कितने आयामों का इस्तेमाल होता है? 3 आयाम में शिशु मृत्यु दर नहीं है, शिशु मृत्यु दर नहीं है। कई बार ये ऐसा क्वेश्चन आया कि मानव विकास सूचकांक में कौन से आयामों को शामिल नहीं किया जाता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इसके अलावे चौथा ऑप्शन देता है शिशु मृत्यु दर। और लोगों को लगता है शिशु मृत्यु दर तो असली मानव विकास सूचकांक का प्रतिबिंब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया? मानव विकास सूचकांक का मान कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 तक। मानव विकास सूचकांक में 0 सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है और 1 सबसे बेहतर स्थिति को दर्शाता है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, ये करेंट अफेयर में चला जाता है। रोशन सर आपको बताएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, बिहार राज्य में किस बार जमींदारी प्रथा उन्मूलित हुआ? जमींदारी प्रथा आप जानते हैं, लौट करना बालिश ने आरोपित किया। तनजी
आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भूमि राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन ब्रिटिश भारत में 1947 के पहले के भारत में भूमि 3 प्रणालियों के अंतर्गत बटा हुआ था। जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली। तो जमींदारी प्रणाली बिहार, यूपी और आसपास के राज्यों में लागू था। और इतिहासकारों ने माना है कि इस देश को जितना अंग्रेजों ने लूटा उससे कई गुना ज्यादा जमींदारों ने लूटा। जमींदारों तो डबल लूटा, पहले भारत के नागरिकों को लूटा और उसके बाद अंग्रेजों को भी लूटा, डबल लूटा। ठीक है, मतलब आप पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे, कर्नावालिस ने जमींदारी प्रथा गांव के जो सबसे ताकतवर था उसको दे दिया। अब वो उसको लगन वसूलने का पूरा अधिकार दे दिया। कर्नावालिस सोचा कि इससे बहुत अंग्रेज सरकार को फायदा होगा, तो लगन वसूलने का पूर्ण अधिकार किसको दे दिया? ये तो कर्नावालिस का कुछ नहीं था। उसके बाद दे दिया कि जो लगन नहीं दे पा रहा उसका जमीन छीन लो। छीनने का भी पूर्ण अधिकार किसको? जमींदार। अंग्रेज पहली बार, कर्नावालिस का जो पगलेल दिमाग था, पहली बार आप अंग्रेज से ज्यादा मजबूत किसको बना दिया? जमींदार पूरा पावरफुल, लगन दो और नहीं तो जमीन दो। और इसका पूरा फायदा जमींदार ने कैसे उठाया कि लगन वसूल लेता था और अंग्रेज को बोलता था कि वहां तो बाढ़ आ गया था, सब डूब गया, लगन वसूला कहाँ है? अंग्रेज रहता था शहर में, जमींदार रहता था गांव में। चेक करने जब आता था अंग्रेज कि सही में लगन के बारे में सही बोल रहा है कि नहीं जमींदार, तो रास्ता में डाकू से गड्ढा खुदवा देता था। ऐसा ऐसा काम करता जमींदार। इसलिए इतिहासकारों ने जमींदारों के बारे में बड़ा खुलकर लिखा है कि अंग्रेज से ज्यादा तो ये लूटा है। और जमींदारों के लूट की निशानी अब भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अभी भी पश्चिमी यूपी में जाएगा, किसी को 200 बीघा जमीन है, कौन सा आया तुमको रे? ठीक है, बिहार में तो नहीं है, बिहार में काफी हद तक सुधार हुआ है। क्योंकि हाँ, जब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चालू किया था तो भूदान आंदोलन में बिहार के जमींदारों ने खुलकर भूमि दान किया था। लेकिन यूपी में डर से विनोबा भावे बगले बगले निकल गए। ठीक है, तो यहाँ तो सुधार हुआ। तो जमींदारी प्रथा क्या है नहीं है इतिहास का विषय है, आप जानते होंगे, नहीं तो पढ़िएगा। आजादी के बाद 80% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्य करते थे। आजादी के बाद 80% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्य करते थे। वर्तमान 52% है। आजादी के समय कितना था? 80%। देश के नेतृत्वकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझा कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले भूमि सुधार करना पड़ेगा। तो उन्होंने भूमि सुधार करना चालू किया और जमींदारों के अधिकारों को कटौती करना चालू किया। जमींदारी प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय ले लिया। और उसके बाद भी जमींदार, उस समय पढ़ा लिखा भी सबसे ज्यादा कौन था? जमींदार हुआ उसका फैमिली। जितना भी IAS अफसर होता था पहले, जमींदारी का बेटा या उसी का दामाद होता था। ठीक है, ये इस स्थिति पर था जमींदार। तो जैसे ही आजादी के बाद जमींदारी प्रणाली को खत्म करके जमीन छीनने की प्रक्रिया सरकार ने चालू की, जमींदार तुरंत चल गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जज भी किसका है? जमींदारी का रिलेटिव। ठीक है, तो वहां जज फैसला देने लगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, अब जमीन छीन नहीं सकते, मौलिक अधिकार को कैसे खत्म कर सकते? अब पंडित नेहरू का दिमाग घूम गया कि ये क्या हो गया, हम ही बनाए संविधान, हमारे को ये सुप्रीम कोर्ट ठेंगा दिखा रहा है। तुरंत का नवी अनुसूची ला रहे हैं हम। ठीक है, और तुरंत मूल संविधान में 8 अनुसूची था, फिर तुरंत लाया गया 1951 में कौन? नवी अनुसूची में पहली बार भूमि सुधार को ही डाला गया। जमींदारों ने जजों के साथ सौंठ गौंठ बनाकर संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसका पूरा लाभ उठा रहा था। खुले आम नौटंकी चल रहा था देश में। पंडित नेहरू का ये नौटंकी जमींदारों को हम नहीं चलने देंगे। अब भूमि सुधार का एक भी मामला कोर्ट सुनेगा ही नहीं। तब जाकर भूमि सुधार लागू हुआ, और बिहार में तो बहुत कम लागू हुआ। वो तो विनोबा भावे का हम लोग थोड़ा सा आभारी हैं कि उन्होंने भूदान आंदोलन चलाकर कुछ भूमिहीन लोगों को भूमि दिला पाया।
आज भी बिहार में 60% लोग भूमिहीन है, 40% के पास ही भूमि है। 60% लोग भूमिहीन है और सरकार के पास एकड़ का एकड़ जमीन है। समझ जाइए, सरकार के पास एकड़ का एकड़। आप भी बहुत देखे होंगे लोग कहेंगे ये जमीन ये सरकारी है। अरे सरकारी कौन चीज का है? सरकारी है तो भूमिहीन को दे दो भाई। लेकिन सरकार नौटंकी करते रहता है। वो सरकारी जमीन नहीं है, वो जबरदस्ती सरकारी बना हुआ है। जिस दिन अच्छी सरकार आएगी वो सरकारी जमीन भूमिहीनों के बीच बांटा जाएगा। आज की बिहार की स्थिति यह है कि भूमि जिसको है उसी का ही सरकारी जमीन पर भी कब्जा है। जो भूमिहीन है वो कहां जाएगा? वो पंजाब जाएगा। इसलिए दोस्तों, नई राजनीतिक विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, ठीक है, और उसके बारे में आप दिलो दिमाग से जरूर सोचिएगा। आइएगा दोस्तों, जमींदारी प्रणाली खत्म हुआ कब? 1951 में। अब कहिए इतना हल्का क्वेश्चन, इतना बाउंड्री बांध दिए, ठीक है। 1951, 1951। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो स्वर्ण रेशा क्रांति है ये किसके लिए है? जूट उत्पादन के लिए। किसके लिए है? जूट उत्पादन के लिए। कपास उत्पादन के लिए रजत रेशा क्रांति। कपास उत्पादन के लिए कौन क्रांति है? रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति। तो यहां पर कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन होगा? सी। क्लियर? विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व की बात हो रही है। हाँ, अगर कहेगा हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति शब्द देने वाले तो ये कौन थे? विलियम गॉड, ठीक है। हाँ, ये भी अमेरिका के थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति आया दोस्तों कब? 1966 में। और हरित क्रांति मतलब अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता। अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो हरित क्रांति शब्द का उत्पत्ति किनके मस्तिष्क से हुआ? हरित क्रांति के जनक किन्हें माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का वास्तविक अर्थ है उच्च उत्पादन देने वाले बीजों के किस्म और रासायनिक उर्वरक एवं बेहतर सिंचाई व्यवस्था से अनाजों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि लाना, ठीक है ना। और हरित क्रांति में इतना पावरफुल था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है, आधुनिक इतिहासकारों का, कि आपातकाल जो इंदिरा गांधी के शासन काल में जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था 1975 में ना, बहुत से आधुनिक इतिहासकारों का मानना था कि 1975 में देश में आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसके कई कारणों में एक कारण क्या था? हरित क्रांति। अब कहेगा ये कैसे हो सकता? हरित क्रांति से इतना उत्पादन अचानक बढ़ गया, इतना उत्पादन अचानक बढ़ गया कि उस समय के सरकार ने एक नया सिस्टम लाया, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, चौथी पंचवर्षीय योजना में बफर स्टॉक की अवधारणा। बफर स्टॉक समझ रहे ना? हाँ, सरकार अत्यधिक उत्पादन के समय मूल्य घटे ना, इसके लिए सरकार स्वयं खरीद कर उसे स्टोर कर लेती है, उसे बफर स्टॉक कहा जाता।
बफर स्टॉक की अवधारणा हरित क्रांति के बाद ही आया, क्योंकि उससे पहले ना अनाज उपजता था, तो बफर स्टॉक क्या बनाएंगे हम। तो अनाज उपजा तो सरकार ने बफर स्टॉक बनाया, अनाजों का बहुत बड़ा भंडारण कर लिया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो वार्षिक योजना चली थी, उस दौरान हरित क्रांति आई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई की स्थापना करके बफर स्टॉक सरकार ने ले आया। बफर स्टॉक के माध्यम से अनाजों का पूरा भंडारण कर लिया। आज भी बफर स्टॉक चल रहा है, अब तो दाल का भी बफर स्टॉक होने लगा। तो बफर स्टॉक में अनाज जैसे भरा गया, उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लगा बस अब क्या है, फ्री में अनाज देंगे, गरीबी खत्म। उस समय अमेरिका की यात्रा पर था, उसको भी ठेंगा दिखा करके इंदिरा गांधी आ गया कि अब तुमसे हम गेहूं लेंगे, चावल लेंगे जी, अपने बफर स्टॉक है। ठीक है, आ गया। उसके बाद मतलब अनाज उत्पादन से आदमी कहीं दिमाग नहीं पगलाया, प्रधानमंत्री तक का दिमाग घूम गया और सारे राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाकर सब नेता को जेल में डाल दिया। कोई फर्क नहीं प्रधानमंत्री पर, उनको लगा कि अनाज तो भरा पड़ा है, सबको फ्री में बांटेंगे, सब खाएगा मस्ती से, गरीबी दूर, भारत विकसित हो जाएगा, सपनों में खो गया। तो हरित क्रांति में न अनाज उतना उपजता, न प्रधानमंत्री का दिमाग घूमता और न ही आपातकाल लगता। ठीक है, और उसी समय एक नारा भी दे दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा कौन सा रहा था? बफर स्टॉक को देखकर प्रधानमंत्री लगता अनाज तो भरा पड़ा है, सबको फ्री में देंगे, गरीबी तो मिट जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, समाज उस समय अलग टाइप का था। दिल्ली से अनाज चला, बीचे में लुटा गया। ठीक है, कमजोर वर्ग के लोग जो थे उसके पास अनाज पहुंचा ही नहीं। बीच में जो क्या नाम कहते, बिचौलिया टाइप का जो समाज था, वो पूरा का पूरा लूट लिया। ठीक है, उस समय आपातकाल के समय समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे वो काफी मजबूत स्थिति में थे, निम्न वर्ग के जो लोग थे वो बहुत कमजोर स्थिति में थे। तो उच्च वर्ग के लोग जो है सरकार और निम्न वर्ग के लोग के बीच बिचौलियों का काम कर रहा था। सारा अनाज को बिचौलिया बीच रास्ता में पहुंचा दिया। अब वो काम आज भी हो रहा है, आज भी बिचौलिया है। इधर 2 लाख में एसपी बनने का घटना देखे कि नहीं देखे हैं? ठीक है, वो लड़का को 2 लाख में एसपी बना दिया, क्यों? क्योंकि वे निम्न वर्ग के लोग थे, औकात नहीं था उस बेचैलिया के किसी उच्च वर्ग के लोग को पहना देता वो। तो अभी भी निम्न वर्ग का शोषण किस तरह से हो रहा है ये आप देखिए, कि उसे 2 लाख रुपया वसूल लिया गया। ठीक है, जानकारी के अभाव में वर्दी तक दे दिया गया। और समाज दोष किसको दे रहा? लड़का को दे रहा है जो निम्न वर्ग का है। वहीं कोई उच्च वर्ग का रहता और उसको वर्दी पहना दिया रहता तो सब उस बिचौलिया को पहले पकड़ता कि कहाँ इसको पहनाया कौन, इतना शरीफ लड़का को। लेकिन निम्न वर्ग होने के कारण उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। यह घटना आपातकाल के समय जोर शोर से हुआ करता था। वो जो वर्दी 2 लाख में था वो बिल्कुल जातिगत मामला था। उच्च वर्ग के जातियों ने निम्न वर्ग के जातियों के साथ धोखा किया, तो बस यही मामला है। लेकिन उसको मीडिया ने घुमा फिरा कर चला रहा था। खैर आइए क्वेश्चन पर। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। आइए 11 नंबर, मौद्रिक नीति से अभिप्राय सरकार की मुद्रा फूर्ति की नीति से। बिल्कुल, मौद्रिक नीति का अभिप्राय सरकार की मुद्रा फूर्ति से है। और मौद्रिक नीति को बनाती और लागू कौन करती है? केंद्रीय बैंक। और भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका कौन? आरबीआई का था। तो मौद्रिक नीति से अभिप्राय सरकार की मुद्रा की पूर्ति की नीति से, जिसके द्वारा देश में निम्न में किसको नियंत्रित किया जा सके? तो अर्थव्यवस्था के हर दृष्टिकोण से नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन नीति? मौद्रिक नीति का उद्देश्य स्फीतिक दबाव का मतलब क्या? महंगाई, इसको कंट्रोल करना। क्रय शक्ति का प्रवाह, यानी क्रय शक्ति में न तो बहुत ज्यादा वृद्धि होनी चाहिए न तो बहुत ज्यादा कमी होनी चाहिए। अब स्फीति यानी मूल्य गिरने की समस्या, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का मूल्य अचानक गिरने लगे तो इसे क्या कहते हैं?
अपस्फीतिक दबाव में मूल्य गिरने से कंपनियां उत्पादन कम कर देती है, कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। ना तो बृहत स्तर पर महंगाई अच्छी होती है, ना ही बृहत स्तर पर मूल्य गिरने का सिलसिला अच्छा होता है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती है। इन सभी स्थितियों से बचाने का काम है किसका? और मौद्रिक नीति का मुख्य काम है किसको कंट्रोल में रखना? महंगाई अथवा मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखना। क्लियर हो गया? बात समझ गए? निम्नलिखित में कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य नहीं? तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य केवल दो हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य केवल दो हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य केवल दो है। एक है मूल्य का मापन और दूसरा विनिमय का माध्यम। विनिमय का मूल्य का मापन, मूल्य मापन और विनिमय का मतलब खरीद बिक्री। विनिमय का मतलब खरीद बिक्री। दो ही काम है, इसके अलावे जितने भी कार्य हैं वो प्राथमिक कार्य नहीं है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य केवल कितने हैं? दो। वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मापन और विनिमय यानी खरीद बिक्री का माध्यम बनना। स्थगित भुगतान समझ रहे हैं ना? स्थगित भुगतान मतलब भविष्य में होने वाले भुगतान को क्या कहते हैं? स्थगित भुगतान। जैसे ऋण का भुगतान क्या है? स्थगित भुगतान है। ऋण का भुगतान क्या है? स्थगित भुगतान है। व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, व्यापारिक बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्य कितने हैं? दो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कितने हैं? मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करना और दूसरा ऋण प्रदान करना। ये दो महत्वपूर्ण कार्य है, ये करना ही पड़ेगा तबे वो क्या कहलाएगा? ऋण प्रदान करना। एक संस्था बैंक कहलाए इसके लिए ये दो कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर कोई संस्था इन दो में से कोई एक कार्य करे तो फिर वो बैंक कहलाने के योग्य नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर। बी वाला नहीं है जी? ठीक है, कोई दिक्कत? अरे हमारे ढेर सारे दोस्त 9 का छूट जाता है, 12 का छूट जाता है। छूट काहे जाता है वो हमको पता है। हमारे बहुत सारे ऑनलाइन क्लास करेगा, ठीक है, जब कुछ बोलने लगेंगे तो उसको नहीं सुनेगा। आ रहे हैं पानी पी के, ठीक है। अब पानी पी के जैसे पानी पी आता देखता कि हम 9 से 10 पर आ गए हैं। छूट गया। विलियम के आगे क्या है? विलियम के आगे गॉड है, गॉड। क्या हुआ? शानदार क्वेश्चन है ना? 14 नंबर, कर की वह प्रणाली जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी, उसे क्या कहते हैं? विश्व के सभी देशों में किस तरह की कर प्रणाली है? क्योंकि प्रगतिशील कर प्रणाली ही लोकतांत्रिक और समाजवादी दृष्टिकोण से सबसे उत्तम कर प्रणाली है। अगर आय बढ़ने के साथ साथ कर के दर में कमी होते जाए तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। आय बढ़ने के साथ अगर कर के दरों में कमी होते जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या प्रतिगामी कर प्रणाली आपको लोकतांत्रिक दृष्टि से सही लग रहा है? ये आय बढ़ते जाए और कर का दर घटते जाए, ये सही है? तो प्रतिगामी कर प्रणाली किसी भी देश में प्रचलन में नहीं है। जो भी देश कर प्रणाली को आजमा रहा है, लगभग सभी देश आजमा रहा है। सऊदी अरेबिया, कतर जैसे देश के पास नागरिक ही बहुत कम है और पैसा ही बहुत ज्यादा है, तो वो सब देश अपने नागरिकों से कर
नहीं लेते हैं, लेकिन जिस देश में कर प्रणाली है, और लगभग हर लोकतांत्रिक देश में कर प्रणाली है, जिस देश में कर प्रणाली नहीं है वहां लोकतंत्र नहीं है। सऊदी अरबिया में आप जानते हैं, कतर में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां आज भी राजशाही चल रही है, हालांकि नागरिकों के अनुकूल राजशाही चल रही है। उत्तर कोरिया वाला कुछ नहीं चल रहा है उस देशों में। तो जब आय बढ़ने के साथ साथ कर के दर में कमी होते जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली। जब आय बढ़ने के साथ साथ कर के दर में बढ़ोतरी हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर प्रणाली। जब सभी आय वर्ग के लिए एक ही कर हो तो, जब सभी आय वर्ग के लिए एक ही कर हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुपातिक कर प्रणाली। क्या कहते हैं उसे? अनुपातिक कर प्रणाली। लेकिन प्रतिगामी कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली लोकतांत्रिक नजरिए से खराब है, बुरा माना जाता है इसे। जिस भी देश में कर प्रणाली प्रचलन में है वो कैसा है? प्रगतिशील है। हालांकि ध्यान रखिएगा, भारत में आयकर को क्या माना जाता है, लेकिन भारत में जीएसटी यानी अप्रत्यक्ष कर को, जीएसटी कैसा है? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी ये किस प्रकार का है? प्रतिगामी है, क्योंकि जीएसटी आप मूल्य के साथ अदा करते हैं। मान लीजिए 10 रुपए का कोलगेट टूथपेस्ट खरीदे है, 10 रुपए का कोलगेट टूथपेस्ट खरीदे है, और उसमें आपका जीएसटी मान लेते हैं कि 3 रुपया है, इतना होगा नहीं, 3 रुपया है। 10 रुपए के कोलगेट टूथपेस्ट पर या किसी टूथपेस्ट पर मान लेते हैं जीएसटी कितना है? 3 रुपए। अब मान लीजिए हम जाएंगे खरीदने के लिए तो हमें भी कितना जीएसटी देना होगा? 3। आप जाइएगा तो आपको भी कितना देना पड़ेगा? 3। समाज के कमजोर वर्ग के लोग जाएंगे उसको भी कितना देना पड़ेगा? 3। अमिताभ बच्चन जाएगा खरीदने उसको भी कितना देना पड़ेगा? 3। अंबानी का नौकर जाएगा उसको भी कितना देना पड़ेगा? 3। खुद अंबानी जाएगा उसको भी कितना देना पड़ेगा? 3। क्या ये उचित लग रहा है आपको? लग रहा है। इसलिए यानी कि यहां पर उचित आपको इसलिए नहीं लग रहा है कि अमीर गरीब सबको एक के समान कर देना पड़ रहा है। इसलिए अर्थशास्त्रियों के नजरिए में भारत का अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी, उसका स्वरूप कैसा है? अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय कर प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी अथवा कोई भी अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार की कर प्रणाली है, तो क्या देना उत्तर? और प्रतिगामी ये इसलिए है क्योंकि इसका भार गरीबों पर अधिक, अमीरों पर कम पड़ता है। ऐसी यानी अंबानी 3 रुपए देगा उस पर कोई असर पड़ेगा? वही समाज के कमजोर वर्ग के लोग जाएगा उस पर असर पड़ जाएगा। क्या 3 रुपए में वो सलाई खरीद सकता है? 3 ठो है कि ना है? आजकल तो बहुत दुकानदार 2 रुपया में बेचने लगा है दिया सलाई, ठीक है। लेकिन आयकर कैसा है? प्रगतिशील है। एसचीट के अंतर्गत सरकार के ऐसे आय शामिल होते हैं, एसचीट के अंतर्गत सरकार के ऐसे आय शामिल होते हैं जो लावारिस संपत्ति से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसी संपत्ति जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकार नहीं है, ऐसी संपत्ति जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकार नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? लावारिस संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। जैसे लावारिस भूमि है तो राज्य सरकार का अधिकार होगा। बजट में सरकार का द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय, व्यय का मतलब खर्च, सरकार का द्वारा होने वाला ऐसे भी जो सरकार के लिए किसी भी प्रकार के परिसंपत्ति यानी संपत्ति का सृजन नहीं करते उसे क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है? वेतन पेंशन पर व्यय कैसा व्यय? राजस्व व्यय। सुरक्षा यानी सेना पर व्यय कैसा व्यय?
राजस्व व्यय, सब्सिडी, सब्सिडी जैसे किसान सम्मान निधि, गैस पर सब्सिडी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आर्थिक सहायता, ये कैसा व्यय, राजस्व व्यय। अधीनस्थ, अधीनस्थ सरकार को दिया गया अनुदान। अनुदान का मतलब समझ रहे ना? हाँ, एक होता है ऋण, एक होता है ऋण लौटाना पड़ेगा, लेकिन अनुदान लौटाने की जिम्मेदारी। अभी बाढ़ बिहार में आया हुआ है और अभी केंद्र सरकार कह देगा कि माननीय मुख्यमंत्री, बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार 2000 करोड़ रुपया मुहैया करा रहा है। तो 2000 करोड़ क्या हो गया है? अनुदान हो गया है। अनुदान में जो खर्च होता है वो कैसा खर्च? क्लियर हो गया? तो बजट के अंतर्गत सरकार का ऐसा व्यय जो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं, उस व्यय को क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। वेतन पेंशन पर होने वाला व्यय कैसा व्यय है? सुरक्षा पर होने वाला व्यय कैसा व्यय है? आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय कैसा व्यय है? अधीनस्थ सरकार को दिया गया अनुदान कैसा व्यय है? क्लियर हो गया? राजस्व व्यय में एक और आता है, अभी याद आ नहीं रहा, वेतन पेंशन सुरक्षा, असली चीज तो भूलिए गए थे। देख रहे हैं 4 हो गया है, 5वां ब्याज का भुगतान। ब्याज का, सरकार जो अपने खर्चे पूरा करने के लिए ऋण लेती है तो उस पर क्या देना पड़ेगा? अब ब्याज का भुगतान से सरकार की संपत्ति बनेगी। ये कैसा है? राजस्व व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा व्यय क्या है? ब्याज का भुगतान है। क्लियर हो गया? कभी कभी सीधे सवाल पूछेगा निम्नलिखित में कौन राजस्व व्यय है? जो राजस्व व्यय है वो आपके सामने में है। और सरकार का ऐसा व्यय जो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। जैसे कि एयरपोर्ट बनाने पर खर्च, एयरपोर्ट बनाने पर खर्च जो होगा वो सरकार का कैसा व्यय कहलाएगा? पूंजीगत व्यय, क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति बन गई है। यानी क्या बन गई है? एयरपोर्ट कभी वो अडानी को बुलाकर 2000 करोड़ में बेच सकता है सरकार। एयरपोर्ट पर व्यय, सड़कें पर व्यय, पुल पर व्यय, कंपनी खोलने पर खर्चा, शेयर खरीदने पर खर्चा जो सरकार का होता है वो क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्लियर हो गया? पूंजीगत व्यय समझ जाइएगा ना? है जो संपत्ति बनाए, सरकार का जो खर्चा संपत्ति बनाए उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। और जो संपत्ति नहीं बनाए वो राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में सबसे बड़ा व्यय ब्याज का भुगतान। हालांकि ब्याज का भुगतान सरकार अपने नागरिकों को ही करती है, ठीक है ना, लेकिन प्रत्यक्ष तरीके से नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से। जैसे हम लोगों का पैसा पीएनबी में जमा है, पीएनबी हमको 4% ब्याज दे रहा है। सरकार को पता चला पीएनबी के पास बहुत ज्यादा है, तो सरकार कहता है जितना जमा है ना उसका 50% हमको दे दो, हम तुमको 8% दे देंगे। तो सरकार से पीएनबी लिया, 8% आपको दिया, तो ब्याज का भुगतान घूम फिर कर नागरिकों को ही आता है। इसलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को लगता है नागरिकों को दे रहे हैं, फिर टैक्स से ले लेंगे। क्या कभी कभी रूल बना देगा, ब्याज भुगतान पर होने वाली कमाई पर 18% जीएसटी लगेगा या 18% टैक्स लगेगा। यानी आप ही को पैसा दे रहा है, फिर वहां कानून बना रहा है कि ये दे रहे हैं ना, इसमें 18% लेंगे। चलिए डाटा वाला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या, ये नमक क्लास के एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। अब बाकी 2011 के बाद तो जानते हैं कि जनगणना ही भूल गई सरकार। क्या 2021 में होने वाला था, जनगणना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण पता नहीं। क्यों नहीं पता है? सरकार को पता नहीं तो हमको कौन पता होगा? ठीक है, सबको लगा कि 2022 में होगा, ठीक है, तो कोरोना हो गया। फिर सरकार से पूछा गया कि जब भारत चीन युद्ध हो रहा था तब तो जनगणना हो गया, तो कोरोना में क्या दिक्कत है? कहा कि भारत चीन युद्ध अब प्राचीन भारत हो गया है, ठीक है, ये आधुनिक भारत है, नहीं होगा। और अब तक जनगणना नहीं हुआ। इस सरकार की जो ये सबसे बड़ी कमजोरी है,
ढेर सारी कमजोरी, ढेर सारे सरकार को गिनाने लगेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार को गाली दे रहा, हमें वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जनगणना कराना भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी थी। प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत जनगणना कराना भारत की संवैधानिक जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार उस संवैधानिक जिम्मेदारी से सीधे मुंह मोड़ लिया। 1921 में होने वाला जनगणना अब तक नहीं हुआ है। और भाषण में माननीय प्रधानमंत्री भाषण में अपनी मन से डाटा, कभी कहेगा 90 करोड़ को फ्री में दे रहे हैं, फिर उधर उनका मंत्री कहे नहीं अब 110 हो गया, 110 करोड़ दे रहे हैं। जनगणना हुआ ही नहीं है। अरे दोस्तों, भारत सरकार ने महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण यानी रूरल रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी, अच्छा नेशनल छूट गया है, नेशनल छूट गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय यानी नेशनल, ग्रामीण यानी रूरल, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, गारंटी मतलब गारंटी, अधिनियम मतलब एक्ट हो गया आपका क्या, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पारित हुआ, कब पारित हुआ, 2005 में। कब लागू हुआ, 2006 में पहली बार आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। और इसमें 100 दिन का रोजगार निश्चित है। सूखा प्रभावित क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय बहुल क्षेत्र में 150 दिन का रोजगार सुनिश्चित है। ऐसे क्षेत्र जो सूखा प्रभावित है एवं जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य है, वहां पर 100 के बदले 150 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। अब बाकी जगह 100 दिन का, यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसको रोजगार को जरूरी है उसको रोजगार मिलेगा। 365 दिन में कितना। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य सभी प्राकृतिक संसाधन है, नदियां, जंगल, कृषि भूमि, पर्वत, पठार, झील, झरने। सीधा समझिए, प्रकृति ने हमें मुफ्त में जो चीज प्रदान की है, अर्थशास्त्र उसको सीधे भूमि कहता है। दोस्तों, भूमि कहता है। जैसे हवा भी क्या है अर्थशास्त्र में, भूमि है, क्योंकि वो भी हमको फ्री में प्रदान किया गया है, उसका कोई मोल नहीं है कोई मोल। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा कब घोषित किया, 1995 में घोषित किया। दोस्तों, 1995 में घोषित किया, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर लोग जो पेट में कैंची छोड़ देता था, पहले कोई सुनवाई नहीं, कैंची छूट गया, काहे जी भूल गए थे, क्या कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होता था डॉक्टर पर। तब सुप्रीम कोर्ट में देखा ये तो गड़बड़ चीज है जी, तो उसको उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत लान दिया। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित किया गया है, तो लगभग सारे अप्रत्यक्ष कर है, सारे। तो आयकर तो अप्रत्यक्ष कर है ही नहीं, आयकर प्रत्यक्ष कर है। कॉर्पोरेट कर यानी क्या, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है, तो ये दोनों तो प्रत्यक्ष कर है, इसको शामिल तो किया ही नहीं जा सकता है। अब बाकी सब 1 2 5 6 1 2 5 6 आयकर और कॉर्पोरेट कर, हिंदी में निगम कर कहते। कंपनी, सार्वजनिक कंपनी हो या निजी कंपनी हो, हर कंपनी के लाभ पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, निगम कर कहते हैं। 1 2 5 6 केलकर टैक्स फोर का संबंध किससे है, दोनों करों से है, ये भी याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर से भी है और पूरा नाम इनका था विजय केलकर। कभी कभार जो है ऑप्शन में कर न देकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देते, तो दोनों करों में सुधार, कर नीति में सुधार के लिए यह समिति गठित की गई थी। यह क्या हो गया है, अच्छा थोड़ा फाउंट चेंज हो गया,
शेयर बाजार संबंधित दे। ओस्लो नॉर्वे का शेयर बाजार है, सही है। डॉव जोन्स यूएसए का, निक्की जर्मनी का, नहीं निक्की किसका है? हाँ, वर्षा पोलैंड, सही। तो गड़बड़ है। निक्की निक्की जापान के टोक्यो बाजार का अथी क्या नाम है, संवेदी सूचकांक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितने श्रेणियों के अंतर्गत ऋण आवंटित किया जाता? 3। शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और व्यक्तियों में उद्यमिता का विकास करने के लिए इस योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था, जिसके तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। शिशु ऋण की सीमा कहां तक है? 50,000 तक है। किशोर ऋण की सीमा 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है। और तरुण ऋण की सीमा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है। ये ऋण बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं। क्लास में है कोई जो ऋण उठाए हैं? क्योंकि इस ऋण में भी बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। ऋण उठा लिए, उसके बाद सीधे दिल्ली निकल गए हैं। अब मैनेजर खोल रहा है किधर है सुमन कुमार, काहे तो तरुण ऋण दिए थे। वैसे बिहार में ये सब कांड खूब होगा। आदमी एक से एक मोटा फाइल बनाएगा, जैसे पीएचडी करते समय बनाया जाता है, और उसके बाद मैनेजर को पढ़ के दिमाग घूमेगा। हाँ तो अब क्या करने वाले हैं? तो सर ये करने वाले हैं। लोन जैसे सैंक्शन हुआ, अगले दिन लोन का राशि लेकर गया। लीड बैंक योजना की शुरुआत 1969 में की गई थी। शहर के सरकारी कार्यों के लिए एक बैंक ही मूल बैंक की भूमि, जैसे सरकारी योजनाएं चलती रहती है ना, तो जितने भी सरकारी योजना हो शहर के लिए, वो किसी एक बैंक के द्वारा हो, उसी योजना को क्या कहते हैं? और लीड बैंक योजना, लीड बैंक की भूमिका प्रत्येक शहर का एसबीआई का मेन ब्रांच जो होता है वही निभाता है। प्रत्येक शहर में एसबीआई के 2-4 ब्रांच होते हैं, उसमें एक होगा मेन ब्रांच, उसी को आरबीआई क्या बनाता है, और उसी में सारे सरकारी खातों का संचालन किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब आ रहे हैं रोशन सर, आगे के क्वेश्चन को डील करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले टेस्ट में।
हेलो। आइए। विश्व हेलो। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता? 12 जून। बाल श्रम निषेध समझते हैं? अरे, बाल श्रम समझते हैं? निषेध का मतलब होता है रोक, और बाल श्रम का मतलब होता है छोटे उम्र के बच्चों से जो काम करवाया जाता है उसी को बाल श्रम। तो बाल श्रम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। नार्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता? कार्लसन ने जीता है। कार्लसन। साउलोस क्लॉस चिलिमा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया? मलावी। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने? उपेंद्र द्विवेदी। संत तिरु मंकई अलबर की मूर्ति को किस देश से वापस भारत लाया जा रहा? ब्रिटेन। समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 भारत और किस देश के बीच शुरू? भारत और जापान। जिमैक्स JIMEX। जे जापान, आई इंडिया। भारत और जापान के बीच होता है जिमैक्स। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? 2025 को। FICCI फिक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? ज्योति विज। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया? अमरावती। अरे आवाज थोड़ा कम करके रखो यार। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? 129वां। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है कौन सी संस्थान जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच नामक संस्थान जारी करती है और इसमें भारत का स्थान है 129वां। हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया? स्लोवाकिया। हाल ही में भारत इकरा क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल का विमोचन किया गया है? असना किलावला। हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति बोरा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 176, और ये सूचकांक जारी करती है येल यूनिवर्सिटी। अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला छठा देश कौन बना है? भारत बना है। किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? मिशन निश्चय जो है पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है, और मेन जो है ड्रग्स के धंधा पर नियंत्रण पाने को लेकर जो है मिशन निश्चय पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है आपको शुरू किया गया है। समझिएगा। सोमवार को आपका टेस्ट है और मेरा टेस्ट है, ठीक। अभी छुट्टी नहीं हुआ है दशहरा का। सोमवार को टेस्ट है और मेरा टेस्ट है। सोमवार को डिसाइड करेंगे कि मंगलवार को होगा या नहीं होगा। मंगलवार के बाद ही हमको लगता है कोचिंग बंद होना चाहिए, ठीक है। मंगलवार के बाद, अभी नहीं बंद होगा। सोमवार को टेस्ट है, ठीक है, और मेरा टेस्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का टेस्ट है। जिसको आना होगा आइएगा, नहीं आना होगा मत आइएगा, क्या दिक्कत। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय
वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? जोधपुर, राजस्थान। लेकिन सोमवार से हमको लगता है विद्यार्थी सब कम रहेगा, नहीं हो? अच्छा ठीक है, वो देख लिया जाएगा। लेकिन सोमवार को टेस्ट रखे हैं, चिंता मत की। जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून। 17 जून। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आरबीआई। हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 आईसीबीएम का परिचालन शुरू किया है? अमेरिका। परीक्षण किया है अमेरिका। हाल ही में संसद परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जाइए, सोमवार को आइए सब लोग। हाँ, अचानक देखेंगे, तब करेंगे। हाँ।